हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोगों को थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और शायद इसीलिए भी इस टॉपिक को आपके बोर्ड में बहुत सारे मार्क्सों के साथ देखा जाता है। इस टॉपिक में आपको जो करना पड़ेगा, कुछ बातें आपको याद भी रखना पड़ेगा। वो जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे उसमें आपको जो बताए थे हम कि कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है जब हम उसको प्लेस करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। तो यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझा देंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए थे करेंट के ऊपर, वो आपको थोड़ा सा देख लेना है ताकि आज जो भी बातें हम आपको बताएं वो आपको समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर हम एक कंडक्टर का बात करते हैं, कंडक्टर का बात करते ही हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक कंडक्टर लिए हैं और हमें पता भी है कि कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस टाइप से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहा होता है जब वो कंडक्टर के अंदर में होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम इस कंडक्टर को अभी किसी भी वायर या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कंडक्टर है जो हमारे घरों में लगा रहता है, जैसे कॉपर का वायर हो गया, आपका पंखा हो गया, जो भी आपके घर में आपके इलेक्ट्रिकल अपार्टस में लगा हुआ है उसमें जो कंडक्टर होता है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहा होता है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे आपको बता दें हम कि कंडक्टर जो होता है वो एक्चुअली बना किस चीज़ का होता है। वो है तो एक मैटर ही और वो बना होगा एटम से, और एटम्स के अंदर में रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है, मोशन पे होता है, वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन आपका मोशन पे होता है। कैसा मोशन करता है, तो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते कि ये इधर जा रहा है ऊपर की ओर या नीचे या पीछे या आगे। वो हो गया जब आप उस प्रकार के डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर पाएंगे तो हम बोलेंगे कि उसका मोशन कैसा है, रैंडम मोशन। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आपके हाथ में गोटी है और उस गोटी को आप ज़मीन में छोड़ दे रहे हैं, तो गोटी सब किधर जाएगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा, उसका मोशन कैसा होगा, वो मोशन रैंडम डायरेक्शन पे होगा, किधर भी जा सकता है, वो इधर उधर। जैसे ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर में वो रैंडम मोशन हो रहा है। इस टाइप से हो रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पे होता क्या है, चार्ज होता है। अब आपको पता है, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि करंट क्या होता है। करंट एक चार्ज के फ्लो करने का रेट होता है। अगर चार्ज फ्लो कहीं पे करेगा तो वहाँ पे करंट बनना चाहिए। तो ये बताइए कि इस कंडक्टर को अभी अगर हम किसी में कनेक्ट नहीं किए हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मोशन कर रहा है, और सिंस आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज भी है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर में चार्ज है उसके मोशन की वजह से जब वो मोशन करेगा तो क्या यहाँ पे करंट बनेगा, और अगर करंट बनेगा तो हम इसको टच करने पे हमको शॉक या कुछ एहसास क्यों नहीं होता है, क्योंकि करंट जाने पे हमें शॉक भी तो लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से भी उस पर हमको करंट देखने को नहीं मिलता है या फिर करंट नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला बात इसको क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर ले जा रहे हैं। आप इसको समझोगे तो ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड में, तो जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। तो पहले देखें कि यहाँ पे आप ये बताइए कि हम क्या बोले कि यहाँ पे तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में से जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इधर मूव कर रहा, कोई इधर मूव कर सकता है क्योंकि रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन में तो कोई भी किधर भी मूव कर सकता है। अब ये हम एरो मार्क को क्यों दिखा रहे हैं, इससे हम ये बताएंगे कि आप बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसके पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। आपको अगर बता दें, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी का बात कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ये कितना से कर रहा है, ये कितना से कर रहा है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होंगे भी, क्योंकि एक कंडक्टर में जो एटम्स होता है वो तो बहुत सारा होता है, और अगर एटम्स बहुत सारा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पे लाखों करोड़ों होंगे। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कैसा मूव कर रहा है, वो पहले जब हम उसको किसी में नहीं जोड़े हैं तो वो रैंडम मोशन कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी आएगा, अगर हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए कि वेलोसिटी हम मान के चलते हैं कि ये मेरा u1 है
इसका बताइए कि क्या इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी जरूरी है कि वो भी u1 ही हो, मतलब अगर हम इसको u1 पकड़ के रखते हैं कि इसका वेलोसिटी u1 है तो क्या इसका वेलोसिटी भी उतना ही होगा, जरूरी है? क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे? तो उसका आंसर नहीं है। कारण क्या है? सबसे पहला बात आप ये बताइए, इसको हम अच्छे से थोड़ा लिख दे रहे हैं कि ये जो आपका कंडक्टर हम बोल रहे हैं, इस कंडक्टर में है क्या? इस कंडक्टर में आपका एटम्स है, ये एक एटम जिसका न्यूक्लियस बना दिया हम, और इसके चारों ओर मूव कर रहा है वो कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। वो भी किस टाइप से? तो वो रैंडम मोशन कर रहा है। अब ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रैंडम डायरेक्शन पे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेगा? इतने सारे एटम्स उसके अंदर में हैं, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि उसका मास बहुत कम होता है तो कोलिजन के वजह से इफेक्ट बहुत कम आने वाला है, लेकिन फिर भी क्या वहाँ पे कोलिजन नहीं होगा? और अगर कोलिजन होगा, अगर टकरावट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन लोगों का स्पीड सेम रह सकता है कभी भी? तो कभी नहीं। फिर भी मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या कर रहे हैं कि सबका स्पीड को देख लेते हैं कि मान लीजिए पहले वाले का u1 है, दूसरे वाले का u2 है, तीसरे वाले का u3। अब कितना इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पता, तो मान लेते हैं बहुत सारे, या मेरे पास वेलोसिटी है un तक मान लेते हैं कि मेरे पास n इलेक्ट्रॉन है, और n इलेक्ट्रॉन में सबका वेलोसिटी को हम मान के चल रहे हैं u1, u2, u3, un। इनिशियली जब हम उसको किसी में कनेक्ट नहीं किए हैं। अब ये बताइए मेरे को कि वेलोसिटी किस टाइप का क्वांटिटी होता है, स्केलर या फिर वेक्टर? तो आप बोलोगे सर वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब अगर मेरे को कोई ये निकालने बोले कि इन लोगों का एवरेज कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम तो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का बात कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से जाकर के अभी टकराने वाला है, और जब टकरावट होगा तो आपको पता है कि उसका जो स्पीड या वेलोसिटी वो कम होने वाला है। तो कम होगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मान के चलिए, यही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाके टकरा गया तो इसके वेलोसिटी में कुछ कमी आया। अब जब वो दूसरे बार टकराएगा तो क्या जरूरी है कि जितना कमी यहाँ पे आया था उतना ही कमी यहाँ पर भी आएगा? कोई जरूरी नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या स्पीड का बात तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हमको एवरेज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारा स्पीड्स हैं, बहुत सारे वेलोसिटीज़ हैं। पहले वाले इलेक्ट्रॉन का हम u1 पकड़ के रख रहे हैं, दूसरे का u2, u3। अब अगर सबको जोड़ करके एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा देखा जाए, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एवरेज u एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज, तो u एवरेज जो आएगा वो सबका क्या होगा? सम होगा। मतलब u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश 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 un वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होता है? n। एवरेज निकालने का तरीका यही है, सबको जोड़ो और n से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जितने सारे इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना है। अब मेरे को ये बताइए कि u1 मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और हम u1, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख रहे हैं। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया और यहाँ पे जाके कोलाइड किया, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन किधर है? इधर है। अब मेरे को ये बताइए कि इतना बड़ा कंडक्टर में क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसका डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव किया है, कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करे? क्यों नहीं होगा? रैंडम डायरेक्शन है, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में भी आए। अब ये बताइए मेरे को कि अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम अगर 10 मीटर पर सेकंड पढ़ लेते हैं, और दूसरे वाले का फिर कितना लेना होगा आपको, क्योंकि डायरेक्शन इस बार ऑपोजिट है तो फिर आपको -10 लेना पड़ेगा। और जब आप पॉजिटिव एक आप नेगेटिव को ऐड करोगे तो ओवरऑल जो स्पीड या वेलोसिटी निकल के आएगा वो कितना आएगा? तो आपका आंसर होगा 0। पहला बात इसको गौर से सुनिए, क्योंकि यही आपका यूज़ आएगा आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। हम क्या बोले कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव किया है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में मूव करेगा? और चूंकि ये वेक्टर है तो डायरेक्शन बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे इस बॉक्स पे अगर हम बोलेंगे कि एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन का और एक फोर्स लगा है इधर से 10 न्यूटन का, बताइए टोटल फोर्स कितना होगा? तो आपका आंसर 20 नहीं होना चाहिए। कितना होगा? 10, और ये 10 अपोजिट है, इसका मतलब इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। अब कैसे जोड़ रहे हैं? डायरेक्टली वैल्यू नहीं जोड़ रहे हैं, आप डायरेक्शन देख रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर है। तो अगर हम वेलोसिटी का बात करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स का और अगर एवरेज निकालेंगे तो इसको ऐड आप करोगे तो ऐड करने पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब आपका यू एवरेज जो आएगा वो 0 आएगा। अब ये बताइए कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर रहे हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके अगर हम एवरेज स्पीड देखना चाहेंगे तो 0 आएगा। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे उसका एवरेज 0 आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा ओवरऑल, इसका मतलब क्या हो गया? करंट कैसे बनेगा?
आप अगर किसी कंडक्टर को छुओगे तो आपको शॉक क्यों लगेगा? क्योंकि उसका ओवरऑल जो स्पीड निकल के आ रहा है वो तो जीरो आ रहा है। आपका इंडिविजुअली जो है एक इलेक्ट्रॉन को आप देखोगे तो वो मूव कर रहा है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। उसका स्पीड होता है 10⁵ अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। ये हम हो सकता है आपको पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं दिए, लेकिन इतना ही कुछ होता है 10⁴ या 10⁵। आप समझ रहे हैं ये कितना स्पीड से मूव कर रहे हैं रैंडमली अंदर में इलेक्ट्रॉन। फिर भी सबका एवरेज जो आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के करंट नहीं ना बना सकते, आपको पूरा इलेक्ट्रॉन का देखना पड़ेगा। अब जब सबका आप देखने जाओगे तो उसका एवरेज जीरो निकल के आएगा, जिसके वजह से आपको कोई भी शॉक नहीं लगने वाला है। तो अगर आप एक कंडक्टर खरीद के ला रहे हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं जोड़े हैं, बैटरी ना कुछ में सोर्स दिए हैं करंट का, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगने वाला। कारण क्या है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड के साथ, लेकिन फिर रैंडम मोशन करने की वजह से उन लोग का एवरेज क्या निकल के आ रहा है? जीरो। और ये एवरेज जीरो हो क्यों रहा है? क्योंकि रैंडम मोशन है, कोई अगर इधर मूव कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, और कैंसिल करने की वजह से ओवरलोड जीरो निकल के आ रहा है। तो ये बात आपको अभी ज़रूरत पड़ेगा किसमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। टॉपिक तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था, थोड़ा सा बात इसलिए बताए क्योंकि जब एक्सप्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। जब हम इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब आप किसी से कनेक्ट नहीं किए हैं तब तो उसमें आप देख ही रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉन मूव करने के बावजूद भी करंट नहीं बनने वाला है। लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, तब देखिए कि क्या घटना यहाँ पे घटता है, और उसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में नॉलेज कैसे रखना होगा और आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में, वो सारे बातें यहाँ पे देखो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीजिए कि हम बना दे रहे हैं कि ये मेरा कंडक्टर और इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं एक बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी, इस टाइप से एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। और मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दिए स्विच। अब ये स्विच ओपन है, क्लोज करेंगे तो करंट जाएगा। ये मान लीजिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सबसे पहला बात, इसके अंदर में अभी इलेक्ट्रॉन है या नहीं? स्विच हम ऑन नहीं किए हैं, स्विच ऑन अभी हम करे नहीं है, तो बैटरी से कुछ अभी बैटरी का काम कुछ हो नहीं रहा है। तो इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी हम बनाए थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हम बना दे रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रुका हुआ है क्या? नहीं, अभी आपको दिखाया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड के साथ क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके वजह से करंट नहीं बन रहा है। अब जैसे ही देखिए आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या कि ये बैटरी का ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो वायर आप इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, जिसके अब इस एंड पे किए हैं, तो ये जो एंड होगा ये किस नेचर का होगा? तो ये पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव वाले वायर से कनेक्ट किए हैं। और ये एंड कैसा होगा? तो ये आपका जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव नेचर का। अब देखिए कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव नेचर, यहाँ पे आ गया नेगेटिव नेचर। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आपका पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव पोटेंशियल। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज या फिर प्लस पोल या फिर आपका नेगेटिव पोल बनने लगे, उसके बीच में ये आपको मिटा दे रहे हैं, ये आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनने की वजह से यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपका। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से होगा क्या? सबसे पहला बात, आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव का होता है। ये आपका एंड कैसा है? पॉजिटिव का। और ये आपका एंड कैसा है? नेगेटिव का। अब आप सोचिए कि ये पॉजिटिव अगर नेचर का है तो प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? तो अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सुनिएगा, अगर हम एक इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस इसको खींचेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजल्ट पे क्या करेगा? इधर घसकेगा, ड्रिफ्ट करेगा, इस टाइप से इधर घसकेगा। किसकी ओर घसकेगा? प्लस की ओर। माइनस की ओर जा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद ही कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और लाइक आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन से ये मूव किधर करेगा? इधर प्लस टर्मिनल की ओर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब इधर ड्रिफ्ट करेगा, घसकेगा, ये घसकेगा, ये घसक जाएगा इधर, ये घसक जाएगा, फिर अगला वाला, फिर इस टाइप से घसकने लगेगा। आप यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि आपको पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये आपका ड्रिफ्ट कर गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन घसक गया, किसकी ओर? प्लस वाले की ओर। तो यहाँ पे तो आपका एम्प्टी स्पेस बन जाएगा, खाली जगह। अब उस खाली जगह में कौन सा चार्ज होगा? आप बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन था किसके अंदर में? एटम्स के अंदर में। और एटम्स में से अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया इसकी ओर, तो उसमें अब सिर्फ और सिर्फ आपका बच जाएगा न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव पार्ट। इसमें भी बचेगा पॉजिटिव पार्ट।
इसके बाद क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये किधर आएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करेगा, अब मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी निकल गया, अब इसके वजह से यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट अगर बाहर निकल जा रहा है तो एटम के पास तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, अब प्लस चार्ज बढ़ रहा है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएगा प्लस वाला इस टाइप से ये आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इस कंडक्टर के अंदर में पहले तो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे, ये घटना कब होगा, जब आप स्विच को ऑन कर दोगे, है ना, स्विच को ऑन करने के बाद। अब देखिए पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो था वो रैंडम मोशन कर रहा था, मतलब इस टाइप से मोशन कर रहा था, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अब क्या हो रहा है, अब वो रैंडम मोशन तो कर ही रहा है और साथ ही में इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा करके घसक रहा है, किसकी ओर, प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन आपका इधर घसक रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, और आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज आपको किधर जाने की ओर दिख रहा है। तो आप बताइए, पहले यहाँ प्लस बना, फिर यहाँ मतलब इधर, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन पे बनेगा, यानी इधर बनेगा। और ये करंट का डायरेक्शन कौन सा करंट होगा, तो कन्वेंशियल करंट होगा। दो करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक कन्वेंशियल। तो कन्वेंशियल करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो इधर बढ़ रहा है। क्या हमें करंट पे डायरेक्शन का बात करना चाहिए, तो नहीं, फेक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का कोई काम होगा, कुछ भी काम नहीं होगा, इस डायरेक्शन का कुछ भी काम नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल दिए थे, मान लीजिए हम डायरेक्शन का तो बात करते हैं, बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है कि करंट डायरेक्शन का बात करते ही वो वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर पे ही डायरेक्शन का बात करते हैं। आप बताइए, अभी हम आपको दिखाए थे कि एक बॉक्स में इधर लग रहा है फोर्स मान लीजिए 10 का और इधर लग रहा है फोर्स आपका 10 का, तो आपने क्या बोला कि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो 10 - 10 जीरो हो जाएगा। क्या यही काम, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर से करंट आया आपका 5 एम्पियर और इधर से भी करंट आया आपका 5 एम्पियर, तो बताइए, तो यहाँ से अगर आप एक तार निकालोगे तो इस तार से कितना करंट निकलेगा, तो आप बोलोगे सर दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो 5 - 5 जीरो होगा नहीं, यहाँ पे 10 एम्पियर निकलेगा। अगर आप एक पॉइंट पे करंट दे रहे हैं 5 का और एक करंट आ रहा है 5 का, तो टोटल आपका निकलेगा कितना रिजल्ट में, 10 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट पे डायरेक्शन का बात होना ही नहीं चाहिए। अब हम कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी किताब में ये लिख दिया है कि करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन पे, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि कल ही आपको बता चुके हैं करंट पे डायरेक्शन का बात ना ही हो तो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि करंट एक प्रकार का टेंसर क्वांटिटी है, ना वो स्केलर है ना वो वेक्टर है, वो टेंसर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये जो कंडक्टर, जैसे ही इस कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घसकना चालू हो गया, किसकी ओर, इस बैटरी की ओर। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये बैटरी से करंट निकला, क्या इस बैटरी से करंट निकला है, तो नहीं, कभी भी बैटरी आपका करंट देता ही नहीं है। बैटरी का सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि वो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन को चला पाए, चार्ज को चला पाए, और चार्ज के मोशन से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, बाद में आप पढ़ोगे भी। जब चार्ज मूव करने लगता है तो उसके साथ साथ एनर्जी मूव करता है, जिसको हम करंट बोलते हैं। और करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, करंट कोई डायरेक्शन नहीं होता उसका, करंट एक मैग्नीट्यूड है जो मेरे को ये बता करके देगा कि जब चार्ज मूव करेगा तो उसके वजह से प्रभाव, एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। करंट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से। आप देखिए कि ये जो आप अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखोगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे तो यहाँ से कौन पार हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज है। अब इस एरिया में से कितना चार्ज पास करेगा हर 1 सेकेंड में। अगर मान लीजिए बोला जाए कि 1 सेकेंड में आपका चार्ज पार हो गया है 100 कूलम का, और अगर किसी में 1 सेकेंड में पार हो जाए 200 कूलम का, तो आपको अंदाजा अब लग गया कि करंट किस में ज़्यादा होने वाला है और एनर्जी किस में कम होगा। इसमें 1 सेकेंड में 100 कूलम पार हुआ और इसमें 1 सेकेंड में 200 कूलम। अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पार होना या कम पार होना, ये डिपेंड किस पे कर रहा, तो ये आपका डिपेंड कर रहा है बैटरी पे। बैटरी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट दे रहा है, ये बस इलेक्ट्रॉन्स को चला के दे रहा है। अगर ये ज़्यादा वोल्ट का बैटरी रहेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकलेगा, तो हो सकता है 1 सेकंड में ज़्यादा निकल जाए। और अगर बैटरी आपका अगर कमज़ोर हो गया तो वो आपको कम देने वाला है। तो यहाँ पे बात क्या हुआ कि जैसे ही कंडक्टर को हम कनेक्ट कर दिए एक्सटर्नल बैटरी से, पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, अब साथ में वो धीरे धीरे रैंडम मोशन करते करते धीरे धीरे किधर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है। मतलब रैंडम मोशन तो कर ही रहा है और साथ में ड्रिफ्ट हो रहा है प्लस की ओर। तो ये जो ड्रिफ्ट होने के लिए उसको कुछ तो स्पीड होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो यही वेलोसिटी आपका कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। देखिए आप द एवरेज, यहाँ पर भी हम एवरेज का बात करेंगे।
एवरेज का। एक इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं चल सकते, सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप यहाँ पे जान रहे हैं वहाँ पे पूरा एकदम क्लियर रास्ता थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, चलो भाई हम लोग साइड हो जाएंगे और लोग निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचना होगा, मतलब बहुत यहाँ पे कोलिजन होगा और उस कोलिजन की वजह से वेलोसिटी अलग अलग आने वाला है। तो हम एवरेज देखेंगे, हम एवरेज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो जो ड्रिफ्ट करेगा कब, ये काम होगा कब, जब एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का जिससे वो ड्रिफ्ट होगा प्लस टर्मिनल किसका, बैटरी का, वो जो एवरेज वेलोसिटी आप देखोगे उस एवरेज वेलोसिटी को आप बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको आप डिनोट करोगे वी से, जिसको आप डिनोट किससे करोगे, वी से। इसका मतलब क्या है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, अगर आपको लिखने का रहेगा तो आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज है। अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है, तो मान लेते हैं पहले वाले का v1, और चूंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर होगा, ये भी होगा आपका v2 वेक्टर, ये भी होगा इस टाइप से डैश 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 vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n, क्योंकि आप एवरेज का बात कर रहे हैं। क्या आप इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा, तो बनेगा ही नहीं कभी भी। उसी के लिए आपको अभी एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ेगा जो आपको आएगा 5 मार्क्स में। क्वेश्चन कैसे आता है, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। आप पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हैं वो लिखिए, तो आपको वो लिखना पड़ेगा जो अभी लिखे थे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए कि आपके पास अगर VD आपको निकालना है। और आप देखिए कि आप VD निकालोगे कैसे, आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी के कनेक्ट करने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, क्योंकि बैटरी के कनेक्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो आप VD को निकालोगे किसके मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड E की मदद से। देखते हैं क्या आता है। चलिए तो यहाँ पे अब हम आएंगे एक्सप्रेशन पे, तो एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा सा फिगर को ठीक कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना है आपको आना, ये आपको 5 मार्क्स में आएगा, आप लिख लीजिएगा, इसको हम रहने दे रहे हैं। VD इक्वल्स टू क्योंकि ये लास्ट में हम इसको दिखा देंगे आपको इसमें ऐड करा के कि ये कैसे आएगा। यहाँ पे बना देंगे, चलिए यहाँ पे देखिए ये बना दिए कंडक्टर, आप इस टाइप से फिगर बना लीजिएगा। ये कंडक्टर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइप से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पहले रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे एक बैटरी के साथ, जैसे ही कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ, क्या होने लगेगा, रैंडम मोशन तो करेगा, इस साथ में धीरे धीरे प्लस की ओर घसकेगा, क्योंकि प्लस खींचता है माइनस वाले को, और वो जितना स्पीड से, जितना एवरेज स्पीड से आएगा या जितना एवरेज वेलोसिटी से आएगा वो उसको आप एवरेज वेलोसिटी बोलोगे। तो यहाँ पे बताइए आप कि प्लस और माइनस के बीच में लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा। अब आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो आप बोलोगे जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, जो फोर्स आपका लगेगा, फोर्स एक्टिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, कितना लगने वाला है, तो फोर्स के लिए F लिख देते हैं, और फोर्स लगेगा Q इंटू E, मतलब कितना चार्ज और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बराबर कौन लगता है, फोर्स लगता है। ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, तो ये आपका लग गया फोर्स। अब ये बताइए यहाँ से आप और क्या निकाल सकते हैं, फोर्स आपको मिल गया, फोर्स इक्वल्स टू Q और E। क्या आपको पता है कि फोर्स का एक फॉर्मूला और आप जानते हैं, चलिए आपको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं M इंटू A। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू A चूंकि एक्सेलरेशन है और वेक्टर है, सॉरी, और इसका ऊपर हम एरो दिए हैं, यहाँ पे देखिए ये होगा Q इंटू E। अब यहाँ पे बताइए आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन बराबर ये M इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा Q E बाई M। तो ये आ गया एक्सेलरेशन आपका, इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, VD चाहिए। पहले आप एक्सेलरेशन निकाल के रखें, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा, और ये एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा। मान लीजिए कि पहला इलेक्ट्रॉन जितना एक्सेलरेशन से भागा है प्लस की ओर, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन उतने ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी उन लोगों का एक्सेलरेशन देखिए। आपको एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब बताइए अगर किसी में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर एक सेकंड में उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा 2 मीटर करके। अगर हम 1 सेकंड देखेंगे तो 2 मीटर चेंज होगा, 2 सेकंड में 4 मीटर हो जाएगा, 4 सेकंड में बढ़ जाएगा।
तो अगर एक्सेलरेशन इससे निकलेगा तो क्या एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पे जब आ रहा है तो क्या एक्सेलरेशन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ते ही रहेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि वो कोलिजन करेगा और कोलिजन करने की वजह से ये एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद देखिए, अब आपको इससे निकाल देना फॉर्मूला, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इस फिगर को आपको इतना ही बनाना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, जैसे प्लस माइनस आप दोगे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और मूव करने से क्या करेगा? ये ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट इधर आएगा, ड्रिफ्ट यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने वाला? फोर्स लगने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा फिगर को। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब देख लीजिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? QE/m। हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब आपको चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये भी वेक्टर है छोड़िए। यहाँ पे देखिए अब आपको VD का फॉर्मूला चाहिए। अब बताइए, अब पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, आप पढ़ चुके हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है? U + AT। अब बताइए V1 का फॉर्मूला क्या होगा? U1 + AT1, यही होगा। तो इस प्रकार से हम V2 का क्या होगा? V2 होगा U2 + AT2। हम क्या बोले? एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन का समान ही रहेगा, क्योंकि जब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है कांस्टेंट E, तो सब पे फोर्स एक ही लगेगा और सब पे एक्सेलरेशन सेम आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे बिठा देते हैं। चलिए V1 के जगह पे हम रख सकते हैं U1 + AT1। V2 पे क्या लिख सकते हैं? U2, यहाँ पे 1 होगा, U2 + AT2 डैश डैश डैश। इस प्रकार से Vn के लिए क्या लिख पाएगा? UN + ATN / n। हाँ एक बार छोड़िए, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है तो इसमें भी एरो होगा, इसमें भी एरो होगा, इसमें भी एरो होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, ये आपका क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। तो हम क्या करते हैं, ये जो U वाला टर्म है, U सब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब आप उसमें बैटरी कनेक्ट किए ही नहीं है। और ये सब क्या आ रहा है? ये एक्सेलरेशन कब आ रहा है? जब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब फोर्स लगेगा। और कितना एक्सेलरेशन के साथ कितना टाइम। तो ये वाला आपका इनिशियल है, तो हम U वाले को एक साथ रख देते हैं। देखिए कैसा बनेगा? VD का VD। अगर हम U वाले को साइड कर दें तो हम लिख सकते हैं U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर डैश 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 UN तक जाएगा। UN में भी वेक्टर होगा, सॉरी, UN तक जाएगा डैश 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 UN, और यहाँ पे वेक्टर /n और साथ में प्लस और इसको देखिए, इसको इस वाले टर्म को, इस सभी वाले टर्म से देखिए तो हम क्या A को कॉमन ले सकते हैं, तो A को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, A वेक्टर। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? T1 + T2 डैश 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 TN / n। हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन ले चुके हैं, ये हो गया। अब बताइए तो इनिशियल में, मतलब पहले ये क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी है। कौन सा वाला? इनिशियल क्योंकि आप n से डिवाइड कर रहे हो, सबको जोड़ने के बाद जब आप n से डिवाइड करो तो एवरेज निकल के आएगा। पहले ही स्टार्टिंग में बता दिए थे आपको कि इनिशियल में एवरेज का वैल्यू क्या होता है? 0, क्योंकि उस समय वो कैसा मोशन कर रहा होता है? रैंडम। इसका मतलब इस पूरे टर्म का कितना आएगा वैल्यू? 0 आएगा। तो आपका VD क्या बचेगा? तो आपका जो VD बचेगा, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं इस जगह पे। देखिए कि आपका VD क्या बचेगा। लास्ट आपका आंसर निकल चुका है एक्सप्रेशन। तो देखिए VD क्या बचेगा, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0। हम कैसे किया पता चल रहा है ना? ये n है, तो n जब हम इसको करेंगे तो ये भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा n, क्योंकि आप इसमें आप क्या कर रहे हो? तोड़ दे रहे हो, इधर भी ले जा रहे हो, इधर भी ले जा रहे हो। यहाँ पे देखिए आप, तो VD आपका क्या बच रहा है? ये वाला A। और ये बताइए ये क्या है? टाइम। सभी समय को जोड़ के अगर n से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज टाइम देगा, ये। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा A एक्सेलरेशन और साथ में एवरेज टाइम। ऐसे एवरेज टाइम हम ऐसे लिखा देंगे। ये जो सिंबल है ये टाउ बोलते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं हम लोग, टाउ। ये एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम, ये वाला फॉर्मूला T1 + T2 TN / n। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हम लोग आपको निकाल ही दिए थे, तो VD क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन आपको निकाल दिए थे QE/m और साथ में आ गया एवरेज। अब इस एवरेज, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप बताइए कि Q कौन है? Q चार्ज है। आप चार्ज कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? VD बराबर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव का कितना? -E। यहाँ पे बन गया E/m × τ एवरेज। तो ये आया आपका फाइनल फॉर्मूला किसका?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला आपको निकालने के लिए 5 मार्क्स में आता है। कैसे किए, पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद फोर्स को लेकर के एक्सेलरेशन निकाल देना है और फिर आपको ये वाला फॉर्मूला बिठा देना है कि v1 u1 प्लस at1, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा पूरा। यहाँ पे एक्सेलरेशन बचेगा, मतलब vd का फॉर्मूला में आएगा a, और t एवरेज किसको बोल रहे हैं, टाउ एवरेज। टाउ एवरेज किसको बोल रहे हैं, सभी टाइम का एवरेज टाइम, सभी समय को मिला के जब n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज टाइम आएगा। अब इसको पढ़ा किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये नया समय क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको बता दें, हम आपको क्या बोले कि जब इलेक्ट्रॉन घसकेगा या ड्रिफ्ट करेगा तो वो कोलाइड करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ कोलिजन करने के लिए कुछ तो समय लग रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब सबका तो अलग अलग लगेगा, तो सबका एवरेज मिला के आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बात बोले कि जब एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट यानी घसकेगा तो वो जाकर के कोलाइड करेगा, किसके साथ, कैटायंस के साथ। कोलिजन को करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जो समय लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम है। और सभी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक को मान लीजिए कि रिलैक्सेशन टाइम हो गया T1, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को टकराने के लिए T1, दूसरे वाले को T2, फिर T3, तो सबका एवरेज जो आएगा वो उसको बोलोगे आप T एवरेज या टो एवरेज। तो आपका फॉर्मूला आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का -e/m × टो एवरेज। तो ये आपका फॉर्मूला है फाइनल का, आपको PDF लिंक में मिलेगा। आज का वीडियो इतना ही, कल आप लोगों से और अच्छे बातें करेंगे, जितना हो पाएगा हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से इसको जितना हम लिखे हैं पूरा PDF आपको लिंक में दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।